नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीके जीएस विकास यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो बिट्टू सर के द्वारा जो साइंस का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है, जो कि हर एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको हम लोग आज करेंगे, जो बिट्टू झा सर के द्वारा तैयार किया गया है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो भी इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग चिरकालीन रोग यानी क्रोनिकल डिजीज के श्रेणी में आता है। यानी कौन सा रोग है जो चिरकालीन रोग यानी क्रोनिकल डिजीज के श्रेणी में आता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे टीबी रोग जो है यह चिरकालीन श्रेणी में आता है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला हम लोग का यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न दिया गया है, जिसे हम लोग देख लेते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन यहाँ पे दिया गया कि पदार्थ के मुख्य 3 अवस्था हैं, ठोस, द्रव, गैस, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट, तत्व यौगिक तथा मिश्रण सामान्य ताप एवं दाब पर तीनों अवस्था में पाया जाता है। तो ये भी कथन यहाँ पे सही है। तो इस तरह इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 एवं 2 दोनों सही है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। अगला हम लोग का यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न दिया गया है। 3 नंबर प्रश्न हम लोग का यहाँ पे दिया गया है कि किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल है और समानुपाती होता है। यह कथन न्यूटन के किस गति नियम के अनुरूप है। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, यानी द्वितीय गति नियम, यानी F बराबर यानी बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान गुने त्वरण, F बराबर ma। यही इसी से न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से ही हमको ये व्यंजन प्राप्त होता है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अगला हम लोग का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है 4 नंबर, जिसे हम लोग देख लेते हैं। लिग्निन एक रासायनिक पदार्थ है जो पौधे के किस उत्तक में पाए जाते हैं। तो लिग्निन जो है, लिग्निन यह पौधे के दृढ़ उत्तक स्क्लेरेंकाइमा में पाया जाता है और यह मृत कोशिका का बना होता है और बहुत ही मजबूत होता है, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ जाते हैं। आगे हम लोग अगला प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। अगला हम लोग का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है 5 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, संभारिक तत्वों में प्रोटॉन की संख्या समान होती है, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिया गया, संभारिक तत्वों में न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, ये भी गलत है। तीसरा पॉइंट दिया गया है, संभारिक तत्वों का द्रव्यमान संख्या समान होता है, जो कि बिल्कुल सही है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो इसमें ये मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे केवल सी होगा, इसलिए इसका हो जाएगा केवल तीसरा कथन ही सही है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, जो कि एक न्यूमेरिकल है, इसे हम लोग देख लेते हैं। अगला हम लोग का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है 6 नंबर, जिसे हम लोग देख लेते हैं। दिया गया कि 15 kg का एक वस्तु पृथ्वी के सतह पर स्थिर है, परंतु वह 6 मीटर पर सेकंड की वेग से चलते हुए स्थिर हुआ। वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि गतिज ऊर्जा, यहाँ पे हम लोग रंग चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे पहले यहाँ पे गतिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh, और यहाँ पे दिया गया है कथन में कि 15 kg वस्तु पृथ्वी के सतह पर, तो पृथ्वी के सतह पर है तो h का मान यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 0, तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी हम लोग का यहाँ पे बनेगा 0। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो वस्तु 6 मीटर पर सेकंड की वेग से चलते हुए स्थिर हुआ, यानी रुक गया है, तो वेलोसिटी बराबर हो जाएगा इसका 0, इसलिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी 0, तो दोनों का हम लोग अनुपात निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 0, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ जाते हैं। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला हम लोग का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है 7 नंबर, जिसे हम लोग देख लेते हैं। 7 नंबर पर प्रश्न है कि
7 नंबर प्रश्न हम लोग को यहाँ पे दिया गया है कि मानव के कायिक कोशिका यानी सोमैटिक सेल में अगुणित गुणसूत्र पाए जाते हैं। नहीं, मानव के कायिक कोशिका में यहाँ पे गुणित द्विगुणित पाए जाते हैं, द्विगुणित, ये कथन गलत है। दूसरा यहाँ पे शुक्राणु तथा अंडाणु में गुणित गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो कि ये भी गलत है। यहाँ पे अगुणित गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इस तरह हम लोग देखते हैं इसका क्या दिया गया है। इस तरह हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसका ऑप्शन कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें से न तो ए न दो, दोनों में से कोई भी सही नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे हम लोग अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का दिया गया 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा गलत सुमेलित है। तो यहाँ पे सल्फर की जो संयोजकता होती है वह 2 होती है, जो कि बिल्कुल सही है। नाइट्रोजन की यहाँ पे 3 होती है, ये भी सही है। कार्बन की यहाँ पे 4 होती है, ये भी सही है। जबकि फास्फोरस की 5, यही गलत है। यहाँ पे फास्फोरस का जो परमाणु संख्या होता है वह 15 होता है। और इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो 2, 8 और 5 लिखते हैं। जबकि यहाँ पे ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए यहाँ पे 3 इसको चाहिए, इसलिए इसकी जो वैलेंसी होगी, संयोजकता होगी, वह 3 होगा। इसलिए यहाँ पे 5 दिया गया है, इसलिए यही इसमें सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न है कि 30 न्यूटन का बल एक वस्तु पर कितनी देर यानी कितना समय काम करेगा ताकि उनका वेग 15 मीटर पर सेकेंड हो जाए। वस्तु अभी विराम की स्थिति में है और इसका द्रव्यमान 5 kg है। तो यहाँ पे हम लोग पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे दिया गया है, पहले हम लोगों को बल दिया गया है 30 न्यूटन का। और यहाँ पे जो अंतिम वेग है, अंतिम वेग भी का मान यहाँ पे हम लोगों को दिया गया है 15 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे द्रव्यमान दिया गया है, यानी m द्रव्यमान भी दिया गया है 5 kg। और यहाँ पे प्रारंभिक वेग हम लोगों का यहाँ पे 0 होगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट करके 15 मीटर हो जा रहा है, तो 0 से ही स्टार्ट हुआ होगा। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो टाइम निकालना है। तो टाइम निकालना है हम लोगों को, तो पहले हम लोग देख लेंगे कि v बराबर होता है u प्लस AT। इसी फार्मूला का हम लोग उपयोग करेंगे। इससे पहले हम लोग F बराबर ma, इस फार्मूला से हम लोग पहले त्वरण ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम लोग इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पे त्वरण का मान निकालते हैं। 30 न्यूटन का बल है और यहाँ पे द्रव्यमान है 5 kg का, और यहाँ पे a, तो इसका हो जाएगा त्वरण का मान यहाँ पे 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग ने निकाला कि त्वरण इसका हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं v बराबर u प्लस AT। यहाँ पे v का मान हम लोग दिया गया था प्रश्न में 15, और यहाँ पे u यानी प्रारंभिक वेग, इसका मान हम लोग 0 दिया था, और यहाँ पे त्वरण का मान हम लोग को 6 मिला, और हम लोग को टाइम ज्ञात करना है। तो इसको हम इस इक्वेशन को हम लोग सोल्व करते हैं। 15/6 हो जाएगा इसका टाइम, यानी 6 से भाग देंगे तो हो जाएगा लगभग 2.5 सेकेंड इसको लगेगा, यानी 2.5 सेकेंड इसको लगेगा। तो इस तरह इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। इस तरह इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, यानी 2.5 सेकेंड इसको लगेगा। आशा करता हूँ कि आप लोग इसको समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा तैयार किया गया एंटी टैंक मिसाइल है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, जेवलिन जो है यह अमेरिका के द्वारा तैयार किया गया एक एंटी टैंक मिसाइल है। जबकि नाग ये भारत के द्वारा तैयार किया गया है, और स्पाइक यह इजराइल के द्वारा तैयार किया गया है। और स्वाति जो है यहाँ पे स्वाति जो है ये एक रडार है, ये एक रडार सिस्टम है, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और हम लोग 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, किस प्रकार के पोषण यानी न्यूट्रिशन में पाचन की प्रक्रिया होती है। किस प्रकार के पोषण में पाचन की प्रक्रिया होती है। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, प्राणी संपोषण। इसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन में हम लोग यहाँ पे पाचन की प्रक्रिया होती है। और यहाँ पे स्वपोषी, यहाँ पे पौधे स्वपोषी होते हैं, जबकि जंतु यहाँ पे परपोषी होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 12 नंबर हम लोग का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, जिसे हम लोग देख लेते हैं।
12 नंबर हम लोग का यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के संबंध में दिए गए कथन पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले हम बता देते हैं आप लोगों को कि ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया होता है जिसमें ऑक्सीजन जिसका ऑक्सीकरण होता है उसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है, और जिसका अवकरण होता है उसमें ऑक्सीजन उसमें जुड़ जाता है। इसी पर आधारित ये प्रश्न है। तो पहले हम लोग यहाँ पे इक्वेशन देखते हैं। 2PbO प्लस कार्बन जो मिल के बना है 2Pb और CO2। तो इसमें पहला स्टेटमेंट दिया है कि लेड का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो लेड यहाँ है और यहाँ से यहाँ आया, इसमें से ऑक्सीजन हट गया। तो ऑक्सीजन का हटना अभी हमने बताया कि ऑक्सीकरण होता है, तो इसलिए यह स्टेटमेंट सही है। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड का अवकरण हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे अवकरण हमने बताया था कि ऑक्सीजन का जुड़ना अवकरण कहलाता है। तो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका अवकरण हो रहा है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो इस तरह ये भी सही है। तीसरा पॉइंट है कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो कार्बन का ऑक्सीकरण नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें कार्बन में ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ रहा है। तो कार्बन में जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो इसका अवकरण होगा, ऑक्सीकरण नहीं होगा, तो इसलिए यह गलत है। चौथा पॉइंट, लेड ऑक्साइड का अवकरण हो रहा है। तो लेड ऑक्साइड यहाँ पे दिया गया है, इसमें इसका जब अवकरण होगा तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा, जबकि यहाँ पे इसका ऑक्सीजन हट रहा है, इसलिए ये ऑक्सीकरण है। तो इसलिए ये भी गलत है। तो इस तरह हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा सही है। तो इसमें हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, यानी 1 एवं 2 दोनों। आगे हम बढ़ जाते हैं। अगला हम लोग प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। अगला हम लोग का यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न दिया गया है, जिसे हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं? निम्नलिखित में कौन ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत है? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, लकड़ी जो है ये ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत है, जबकि कोयला, पेट्रोलियम गैस और पेट्रोलियम या ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 14 नंबर, श्वसन यानी रिस्पिरेशन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन गलत है? इसको हम लोग देखते हैं। इसमें स्टेटमेंट दिया गया है, जिसे हम लोग देख लेते हैं। इसका यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है कि यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो जो श्वसन है यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, ये भी सही है। यह जीवित सजीवों के कोशिकाओं के भीतर संपन्न होता है, ये भी सही है। ये जीवित सजीवों के कोशिकाओं के भीतर श्वसन की प्रक्रिया होती है, और इस प्रक्रिया में ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा का उत्पादन होता है, तो ये भी सही है। और यहाँ पे चौथा स्टेटमेंट है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन नहीं हो सकता, जो कि बिल्कुल गलत है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन होता है, जिसे हम लोग अवायवीय श्वसन कहते हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला हम लोग का 15 नंबर प्रश्न दिया गया है कि समवायता आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करने के लिए किसी कार्बनिक यौगिक में कम से कम कितने कार्बन परमाणु होना चाहिए? आइसोमेरिज्म को प्रदर्शित करने के लिए किसी कार्बनिक यौगिक में कम से कम कितने कार्बन परमाणु होना चाहिए? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें कम से कम 4 कार्बनिक यौगिक में होने चाहिए इसके कार्बन परमाणु में। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण जल में मछली 30 सेंटीमीटर गहरा दिखाई पड़ती है, तो मछली की वास्तविक गहराई क्या होगी? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले अपवर्तन पे बेस्ड ये प्रश्न है। इसमें हम लोग देखते हैं, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो जल का अपवर्तनांक होता है, यानी अपवर्तनांक बराबर होता है हम लोगों का, यानी जल का यहाँ पे अपवर्तनांक बराबर वस्तु की वास्तविक गहराई, यानी वस्तु की जो वास्तविक गहराई है वो, और नीचे जो वस्तु की आभासी गहराई है उसका ये रेशियो होता है। तो इसलिए जल का जो अपवर्तनांक होता है यह 4/3 होता है, और यहाँ पे वस्तु की वास्तविक हमको निकालना है, इसको हम लोग x मान लेते हैं, और यहाँ पे इसका आभासी यहाँ पे 30 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे 30 सेंटीमीटर, इसलिए 3 से 3 कट गया, तो यहाँ पे आभासी जिसका जो ऊंचाई आएगा यह 40 सेंटीमीटर होगा। इसलिए यहाँ पे देख लेते हैं, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पे 40 सेंटीमीटर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी,
इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी 40 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न दिया गया है, जिसे हम लोग देख लेते हैं। 17 नंबर है कि पौधों में फ्लोएम उत्तक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। यानी पौधों में जो फ्लोएम उत्तक है उसके संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे गलत दिया गया है। तो पहला स्टेटमेंट है कि यह एक सरल उत्तक है, जो कि बिल्कुल गलत है। जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं यह जटिल उत्तक से बने हुए होते हैं। और तो इस तरह इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे हम लोग देखते हैं, इसकी अधिकांश कोशिकाएं जीवित होती है, जो कि बिल्कुल सही है। यह उत्तक पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है, जो कि बिल्कुल सही है। और इस उत्तक के द्वारा द्विदिशीय यानी दोनों दिशा में, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, दोनों दिशा में इसका परिवहन होता है, जो कि ये भी सही है। तो इस तरह इसका जो गलत स्टेटमेंट है यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि यह जटिल कोशिकाओं से बनकर बना होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 18 नंबर हम लोग का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, जिसे हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि सल्फर डाइऑक्साइड विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। सल्फर डाइऑक्साइड का जो विलयन है यह नीले लिटमस को लाल कर देता है, जो कि बिल्कुल ये सही है, क्योंकि यह अम्ल की भांति कार्य करता है, इसलिए यह नीले लिटमस को लाल कर देता है। दूसरा स्टेटमेंट, जब लाल लिटमस विलयन को सल्फर डाइऑक्साइड विलयन में डाला जाता है तो रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जब हम लोग सल्फर वाले विलयन में जब लाल लिटमस को डालते हैं तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये भी सही है। इस तरह इसका जो कौन सा कथन सही है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 एवं 2 दोनों इसमें सही है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस पदार्थ की प्रतिरोधकता यानी रेसिस्टिविटी सबसे न्यूनतम है, यानी सबसे कम है, सबसे लो किसकी है, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे टंगस्टन की प्रतिरोधकता सबसे कम होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न है, सेंटर फॉर एडवांस मैनेजमेंट एंड पावर स्टडीज कहाँ अवस्थित है। सेंटर फॉर एडवांस मैनेजमेंट एंड पावर स्टडीज यहाँ पे फरीदाबाद में स्थित है। इस तरह इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं 21 नंबर प्रश्न है, राइजोबियम जीवाणु में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है। राइजोबियम जीवाणु में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण को उत्प्रेरित करता है। तो यहाँ पे जो राइजोबियम जीवाणु होता है, जिससे हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य होता है, इसमें कौन सा एंजाइम मौजूद रहता है, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, नाइट्रोजिनेज जो एंजाइम होता है इसमें पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है 22 नंबर, निम्नलिखित में किसमें ध्रुवीय सहसंयोजन आबंध मौजूद नहीं है, यानी किसमें ध्रुवीय सहसंयोजी आबंध मौजूद नहीं है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो सहसंयोजी जो बंधन होता है वह अधातु और अधातु के बीच बनता है, जबकि आयनिक बंधन जो होता है वह धातु के बीच बनता है। और समान प्रकार के जो परमाणु होते हैं उनके बीच अध्रुवीय बंधन बनता है, जबकि असमान प्रकार के परमाणुओं के बीच ध्रुवीय बनता है। तो इस तरह इसमें हम लोग देखेंगे तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, CO2 यहाँ पे इसका हो जाएगा, जिसमें ध्रुवीय सहसंयोजन नहीं बल्कि यहाँ पे अध्रुवीय इसमें पाया जाता है, अध्रुवीय सहसंयोजन इसमें पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न दिया गया, यदि केशनली का व्यास दुगुना कर दिया जाए तो नली में पानी का चढ़ाव हो जाएगा। तो यदि केशनली का जो व्यास है उसको हम लोग दुगुना कर दें तो उसमें पानी का जो चढ़ाव है वह क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि जो पानी का जो उसका हाइट और उसका जो रेशियो होता है, रेडियस केशनली का, वह एक कांस्टेंट होता है। इसलिए जब हम लोग केशनली का जो व्यास है उसको दुगना करेंगे तो इसकी जो हाइट होगी वह आधा हो जाएगा। इस तरह इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। खरगोश का जीवन अवधि कितना होता है, तो जो खरगोश का जीवन अवधि होता है वह 6 से 8 वर्ष का होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न है,
संक्षारण की समस्या को कम करने में निम्नलिखित में कौन सा एक प्रयोग नहीं लाया जा सकता है। तो संक्षारण की जो समस्या है उसको कम करने में निम्नलिखित में से कौन सा जो प्रयोग है वह नहीं लाया जा सकता है। तो इसमें पेंटिंग तथा आयलिंग लाया जा सकता है, एनोडीकरण किया जाता है और गैल्वेनीकरण करता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइसिस इसमें नहीं किया जा सकता है, विद्युत अपघट इसमें नहीं